Hello and welcome. So, this is the third part of the first chapter, Constitution. In the previous two parts, I've explained about the constitution making, meaning of the constitution, and everything. Second part में basically constitution बनने की जो प्रक्रिया थी और कॉन्स्टिट्यूशन के जो सोर्सेज हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज, वो एक्सप्लेन किए हैं मैंने. इस थर्ड पार्ट में फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ. फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपके जो सिलेबस है, बुक है, उसका सेकेंड लास्ट चैप्टर है, जो कि अब फर्स्ट चैप्टर में इंक्लूड कर दिया गया है. तो इसमें पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं वो पढ़नी समझनी चाहिए, और वही चीज़ें, वही टॉपिक्स इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी. सो लेट्स बिगिन. फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहले मतलब क्या है? फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली मीन्स द मॉरल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये मॉरल विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, इसको समझिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि लास्ट तक बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सिंपल साधारण शब्दों में और समझने वाली भाषा में क्या है. देखिए, किसी भी बुक के पीछे का जो बेसिक आइडिया, बेसिक मॉरल आइडिया जो है, वो उस बुक की फिलॉसफी होती है. ठीक है. जैसे कि मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी स्टोरी पढ़ते हैं, और जैसे आप लोगों ने बचपन में कोई स्टोरी टेलिंग अगर की हो, तो लोग आप स्टोरी सुनाते थे और उसके बाद कहते थे कि इसका जो लेसन है, इस स्टोरी का लेसन क्या है, वो आपको निकाल के बताना होता था. तो इसी तरह जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ये किताब है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी फिलॉसफी क्या है, इसके पीछे की सोच क्या है. जब उस कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, तो वो क्या सोच थी उसके पीछे, उसकी फिलॉसफी क्या थी, ये समझनी ज़रूरी है. और ये समझनी क्यों ज़रूरी है, ये भी आगे डिस्कस अभी करेंगे. तो मॉरल विजन का मतलब यही हुआ कि उसके पीछे की जो नैतिक दृष्टि है, मॉरल विजन मतलब नैतिक दृष्टि, जो बेसिक मॉरल फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो क्या है. उस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखते वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, वो किन सिद्धांतों पे चल रहे थे, कौन से आदर्श उनके सामने थे, नीतिगत आदर्श, जिनको वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, उसके माध्यम से इम्प्लीमेंट करना चाहते थे. ठीक है. जैसे कि मान लीजिए किसी भी राज्य के लिए सबसे पहले, किसी भी देश के लिए सबसे पहला चीज़ ज़रूरी जो ये होता है कि वहाँ के लोग खुश हों. लोग खुश तब होते हैं जब उनके पास फ्रीडम होती है. ओके. फ्रीडम होगी जब वो इक्वल होंगे, जब उनके पास सारे जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होंगी. तो ये किया कैसे जाए, तो ये क्या हुई, ये एक फिलॉसफी हुई कि हमें देश को ऐसा बनाना है कि लोग वहाँ के, उनको ये सब मिल सके. ठीक है. ये एक फिलॉसफी हुई. अब उस फिलॉसफी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कई चीज़ें लिखी गई, जैसे कि आपको राइट टू फ्रीडम दिया गया, आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए. ओके. तो ये जो फिलॉसफी हुई वो ये हुई कि हमें लोगों को ये सब देना चाहिए, क्योंकि इसी से वो अपना कल्याण कर सकते हैं, और उसके जो मीन्स हुए वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए. ठीक है. तो अगर किसी भी बुक की फिलॉसफी आपको समझनी होती है, तो उसके लिए वो आप बुक पढ़ते हैं, लेकिन वो उस बुक को पढ़ने का भी एक तरीका, एक नज़रिया होता है. ठीक है. तो कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर, तो फिलॉसफी को समझने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये 3 चीज़ें. हमें उसका कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि उसके कॉन्सेप्ट्स, उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स किस तरह से अरेंज किए गए हैं. ओके. तो जब भी आप किसी बुक को पढ़ते हैं, तो उसमें से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स निकल कर आते हैं. ओके. यही उस बुक का कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर होता है. तो हमें जब फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर समझनी है, तो उसका कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा. उसके बाद विजन ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटी. विजन ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटी का मतलब यहाँ ये है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने किस तरह की सोसाइटी और किस तरह की पॉलिटी विजुअलाइज की थी,
वो फ्यूचर इंडिया को कैसा देखना चाहते थे, वो किस तरह से सोच रहे थे कि हमारी फ्यूचर सोसाइटी, हमारा फ्यूचर में जो इंडिया है उसमें जो सोसाइटी है वो कैसी हो, इक्वल हो, समानता हो, लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहें, पॉलिटी कैसी हो कि जो नेता लोग हैं, जो पॉलिटिक्स है वो इस तरह की हो कि वो लोगों के कल्याण के काम आए। पॉलिटिशियंस अपने स्वार्थगत हित के लिए काम ना करें बल्कि दूसरे लोगों के लिए, लोगों के जनहित के लिए काम करें। तो ये जो हमें विजन है, जो लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उनका विजन क्या था, जब हम ये समझेंगे तब हमें फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आएगी। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक इंसान ने नहीं बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, जिसके बारे में बता चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में। और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर वर्ग के लोग थे, हर मत के लोग थे, हर पॉलिटिकल फिलॉसफी को मानने वाले लोग थे। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस बहुत था, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत था। ठीक है, तो इसलिए ये विजन भी उनका अलग अलग था। कई लोग चाहते थे कि समानता पे ज़्यादा जोर हो, इक्वालिटी पे ज़्यादा जोर हो, फ्रीडम पे कम जोर हो। कई लोग चाहते थे कि जो ऊंचे वर्ग हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो भी रखा जाए, साथ में उसको सुरक्षित रखा जाए। तो इस तरह से बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। तो हमें ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहाँ से देखने को मिलता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग थी उसमें इंटेंस डिबेट्स हुई हैं। किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगभग 3 साल लगे हैं, और इस 3 साल में इतनी डिबेट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई, ये सारी रिकॉर्ड की गई हैं, ये लिखी गई हैं। ओके, और ये सारे वॉल्यूम्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के हमारे पास अभी भी सुरक्षित हैं। इनको कैड के नाम से जाना जाता है, बुक्स हैं, बुक्स के फॉर्म में हैं, ये डिफरेंट वॉल्यूम्स हैं। और ये कैड बहुत वैल्यूएबल हैं। वैल्यूएबल इसलिए हैं कि हर एक आर्टिकल के ऊपर, हर एक धारा के ऊपर, अनुच्छेद के ऊपर, प्रोविजन के ऊपर किस किस मेंबर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या क्या कहा। और जब आप ये समझते हैं कि कौन सा मेंबर क्या कह रहा है, तो उसकी बात का मतलब समझ में आता है कि वो चाहते क्या थे। जब वो अपनी बात रख रहे थे तो रीजनिंग दे रहे थे कि हम ये प्रोविजन क्यों रखना चाहते हैं, उसके पीछे की जो रीजनिंग है वो समझ में आती है। और जब ये रीजनिंग आप समझते हैं तब आपको समझ में आता है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के उस प्रोविजन की के पीछे की जो फिलॉसफी है वो क्या है। ओके, तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को इसीलिए पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तीनों चीज़ हम पढ़ेंगे तो हमें सिंपली समझ में आ जाएगा कि फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है। अब वाई टू अडॉप्ट द पॉलिटिकल फिलॉसफी, हमें क्यों ज़रूरत है कि फिलॉसफी को समझने की? सीधे सीधे हम कॉन्स्टिट्यूशन ना समझ लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा है। किस लिए ज़रूरी है कि आपको मॉरल कंटेंट पता लगेगा। हर एक चीज़ का अगर आप मॉरल कंटेंट समझ लीजिए कि ये करना क्यों ज़रूरी है, तो उस चीज़ को अडाप्ट करना बहुत इजी हो जाता है, उस चीज़ को फॉलो करना बहुत इजी हो जाता है। आपसे 1000 काम करने को कहे जाएंगे कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, लेकिन अगर उसके पीछे का एक मॉरल रीज़न आपको दिया जाएगा कि ये आप इसलिए कीजिए क्योंकि इससे ये भला होगा, या आपका, या समाज का, या किसी और का, तो शायद उस काम को करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मॉरल कंटेंट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। टू आर्बिट्रेट बिटवीन वैरिंग इंटरप्रिटेशंस, और जो थर्ड पॉइंट है ये भी देखिए, टू कंपेयर द डिफरिंग इंटरप्रिटेशंस। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा, वो जो आर्टिकल्स हैं, जो धाराएं हैं, वो उनके कई कई इंटरप्रिटेशंस निकलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा आर्टिकल 1 है, समझ लीजिए, बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रही हूँ। आर्टिकल 1 है, वो ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ओके, अब ये सिंपल एक लाइन जो है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसके इतने सारे इंटरप्रिटेशंस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस धारा ने अनुच्छेद 1 ने ही, पहले अनुच्छेद ने ही संविधान के इंडिया को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक है इंडिया और दूसरा है भारत।
कुछ लोग यूनियन ऑफ स्टेट्स पे एम्फसाइज करते हैं कि जो संविधान निर्माता थे वो ये चाहते थे कि इंडिया एक यूनिटरी कंट्री हो, तो उन्होंने यूनियन ऑफ स्टेट्स इसको कहा। इसी तरह कुछ लोगों ने कुछ और तरीके से इंटरप्रेट किया। तो बहुत तरीके के इंटरप्रिटेशंस हैं, लेकिन अगर आप उन इंटरप्रिटेशंस में से कौन सा इंटरप्रिटेशन सही है ये अगर जानना चाहते हैं तो आपको उसके पीछे की फिलॉसफी देखनी पड़ेगी कि उस अनुच्छेद के ऊपर जब विवाद हुआ, जब विचार विमर्श हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो किसने क्या कहा। जब आप ये पढ़ लेंगे तो आपको उसका मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो टू आर्बिट्रेट बिटवीन वेरिंग इंटरप्रिटेशंस, अभी भी कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े ज्यूरिस्ट हैं वो सीएडी कैड को रेफर करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को रेफर करते हैं, एंड टू कंपेयर द डिफरिंग इंटरप्रिटेशंस की जितनी इंटरप्रिटेशंस हैं उनमें से कौन सी सही है, किसमें क्या सही है, इसको कंपेयर करने के लिए भी हमें पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच को अपनाना ज़रूरी होता है। अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पॉलिटिकल फिलॉसफी है मोटा मोटा वो क्या है, वो क्या है, तो चाहे आप उसको पॉलिटिकल फिलॉसफी कह लीजिए, चाहे कोर फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए, चाहे सब्सटेंसिव अचीवमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या चीज़ें अचीव करने की कोशिश की है। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स मैंने निकाले हैं इसमें से, बुक में से, तो इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज़ तो है इंडिविजुअल फ्रीडम। इंडिविजुअल फ्रीडम because this is done in the backdrop of a society where community values are often indifferent and hostile to individual autonomy। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस समय संविधान बन रहा था उस समय जो सोसाइटी के वैल्यूज़ हैं इनके लिए इंडिविजुअल फ्रीडम को सैक्रिफाइस कर दिया जाता था। ऐसा बहुत देखने को मिलता था कि जो सोसाइटी वैल्यूज़ थे वो इंडिविजुअल फ्रीडम के काफ़ी ऊपर माने जाते थे और इसकी वजह से बहुत लोगों को इससे शिकायत थी। तो जो लिबरल इंडिविजुअलिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि सोसाइटी वैल्यूज़ भी अपनी जगह सही हैं, लेकिन इंडिविजुअल फ्रीडम को भी मान्यता मिलनी चाहिए, उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए कि जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय इंटरकास्ट मैरिजेस एक तरह से गायब सी चीज़ थी और कास्ट रिस्ट्रिक्शंस और रिलीजन के रिस्ट्रिक्शंस बड़े ही कठोर हुआ करते थे। सोसाइटी बहुत ऑर्थोडॉक्स थी, तो लोग अपनी मर्जी से शादियां तक नहीं कर सकते थे। ओके, तो इसमें इंडिविजुअल फ्रीडम कहाँ गई आपकी। ओके, तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ कि ये जो फिलॉसफी है वो फिलॉसफी है इंडिविजुअल फ्रीडम। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन से फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जैसे कि संविधान निर्माताओं ने दिया आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। ये जितना भी ये प्रोविज़न है ये सब इंडिविजुअल फ्रीडम को दिलाते हैं। ठीक है, ये आपके फंडामेंटल राइट्स के थ्रू ये सारी चीज़ें इंश्योर की गई। तो ऐसे प्रोविजंस जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं इनेबलिंग प्रोविजंस। ये भी आपके फर्स्ट चैप्टर में देखिए, ये एक वर्ड आपको मिलेगा, इनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक जो मॉरल वैल्यू है, एक जो फिलॉसफी है, उसको जो प्रोविजंस इम्प्लीमेंट करने में सहायता करते हैं वो हो जाते हैं इनेबलिंग प्रोविजंस। ओके, दूसरा आपका फिलॉसफी आ गया सोशल जस्टिस का। सोशल जस्टिस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द इंडिविजुअल लिबर्टी। उस समय के समाज जो था हमारा, उसमें मैंने जैसे अभी आपको बताया कि कास्ट डिस्टिंक्शंस बहुत डीप थे, बहुत ज़्यादा डीप थे, मतलब असमानता बहुत ज़्यादा, सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसे समाज में सोशल जस्टिस की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं। जो बड़े वर्ग के लोग थे, जो ऊंची जात के लोग, जो तथा कथित ऊंची जात और नीची जात के लोग, तो इनमें बहुत ज़्यादा शोषण होता था। तो इन सब चीज़ों को अंत करने के लिए बहुत से प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। ओके, प्रोविजंस रिगार्डिंग रिजर्वेशन, कि जो जातियां जो पिछड़ी हुई हैं, जो वर्ग जो पिछड़े हुए हैं, उनको रिजर्वेशन के माध्यम से आगे लाने की कोशिश की गई। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इस तरह के जो प्रोविजंस हैं, फिलॉसफी क्या है, सोशल जस्टिस की। उसके बाद तीसरा, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स।
कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी राइट्स की बात की गई। माइनॉरिटी राइट्स का मतलब वो वर्ग समाज के जो कि संख्या में बहुत कम है, तो क्योंकि वो संख्या में कम है तो ऐसा हो सकता है कि लोकतंत्र में उनकी बात ज़्यादा सुनाई ना दे। तो इस चीज़ से बचने के लिए, जिससे कि वो विलुप्त ना हो जाएं, वो गायब ना हो जाएं, उनका कल्चर ख़त्म ना हो जाए, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत से प्रोविजंस इंक्लूडेड हैं। जैसे कि इसमें से एक है ग्रांटिंग कम्युनिटी बेस्ड राइट्स एंड एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। ये भी आपका फंडामेंटल राइट में आता है। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट ऐसे वर्गों को दिया गया है। सेक्युलरिज्म, बहुत विवाद है इसके ऊपर आजकल। सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता जिसको कहा जाता है, लेकिन इंडिया में जो सेक्युलरिज्म का मॉडल है वो अपना एक यूनिक मॉडल है। जब आप लोग सेकेंड बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक चैप्टर है सेक्युलरिज्म करके, उसमें आपको वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म और इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म दोनों पढ़ाया जाएगा। तो हमारा जो सेक्युलरिज्म है, इंडिया का सेक्युलरिज्म, ये थोड़ा अपने आप में एक यूनिक चीज़ है, अलग चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे हमने न सिर्फ रिलीजियस ग्रुप्स को उनके राइट्स दिए हैं, बल्कि स्टेट्स को भी ये अधिकार दिया है कि वो उसमें धर्म के क्षेत्र में इंटरवीन कर सकते हैं। यूजुअली ये होता है कि जहाँ पे वेस्टर्न मॉडल में हो जाता है कि सेकुलरिज्म का मतलब कि रिलीजन और स्टेट पावर दोनों एकदम अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे के फील्ड में इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा है कि स्टेट जो है वो भी आपको सहायता करता है आपके धर्म पालन में, और साथ ही साथ अगर किसी धर्म में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि ब्रॉडर ह्यूमन वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, तो उसमें वो इंटरवीन भी कर सकता है। ये है इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। इसके ऊपर पूरा डिटेल में चर्चा जब हम लोग सेकुलरिज्म चैप्टर पढ़ेंगे तभी होगी। उसके बाद फिर यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का मतलब कि एवरीवन अबव अ सर्टेन एज हैज़ गॉट द राइट टू वोट। ये आप लोग पढ़ चुके हैं 9th-10th में। तो देखिए ये बहुत ही बड़ा चीज़ है कि इंडिया में जब यूनिवर्सल फ्रेंचाइज दिया गया था 1950 में, हम लोग को यूनिवर्सल फ्रेंचाइज राइट टू वोट मिल गया था सबको। एंड उस समय भी वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत लोगों के पास बहुत से वर्ग थे जो राइट टू वोट के लिए लड़ रहे थे। कितना फॉरवर्ड थिंकिंग थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की कि उन्होंने आज़ादी के साथ ही सभी को राइट टू वोट दिया। ठीक है, तो इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में 21 ईयर्स पे राइट टू वोट था, बट लेटर ऑन इसमें अमेंडमेंट किया गया था और इसको रिड्यूस करके, वोटिंग एज को रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दिया गया। उस समय भी जिस समय हम लोग को ये सब अधिकार मिल गए थे, बहुत से देश ऐसे थे जहाँ महिलाएं इन अधिकारों के लिए लड़ रही थी। आपने अमेरिका का सिविल राइट्स मूवमेंट पढ़ा ही है। तो ये चीज़ ऐसा नहीं था कि ये वेल एक्सेप्टेड थी, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने की, और ये एक ऐसा प्रोविज़न था जिसके ऊपर कुछ ज़्यादा विवाद, ज़्यादा विचार विमर्श की भी ज़रूरत नहीं हुई। यहाँ पे कंसेंसस था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के बीच में कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज देना है। फेडरलिज्म हमारा एक अजीब तरह का फेडरलिज्म है जिसमें कि जो कॉन्सेंट्रेशन है पावर्स का, ज़्यादा शक्तियाँ केंद्र के पास है, और जैसे जैसे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम आगे बढ़ा तो हमारा फेडरलिज्म कहा जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसमें एक नीति आयोग पे मैंने वीडियो बनाया है, उसको अगर आप लोग देखेंगे उसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की काफ़ी बातें की गई हैं। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, लेकिन इसमें स्टेट्स सेंटर के पास ज़्यादा पावर्स हैं। उसके साथ ही साथ देयर आर सम स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन स्टेट्स। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये तो मैंने बता ही दिया। इसमें यूनिटरी बायस फेडरेशन है जिसमें कि केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं इन कंपैरिजन टू द स्टेट्स। ओके, अब देखिए प्रोसीजरल अचीवमेंट क्या है। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की प्रक्रिया थी और उसके बाद से जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो अभी तक का प्रोसीजरल अचीवमेंट क्या है। फेथ इन पॉलिटिकल डेलिबरेशंस। एक बात समझिए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें भी ये मान के मतलब उसमें एक आम सहमति इस तरह से बनी थी कि किसी भी प्रोविज़न पे वोटिंग ना कराई जाए, कि अगर कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उसको बात करके हम एक कॉम्प्रोमाइज़ पे पहुँचें, हम एक कंक्लूजन पे पहुँचें, क्योंकि वोटिंग से क्या होता है, डिवीज़न हो जाता है।
तो हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कुछ लोगों को एक्सेप्टेड ना हो, एक सहमति बनाने की कोशिश होनी चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड फेथ इन पॉलिटिकल डेलिबरेशंस। पॉलिटिकल डेलिबरेशंस होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखना चाहिए। लोग एक दूसरे के विचारों को, उनके ओपिनियन को समझने की कोशिश करें, और जितना जो दूसरे के ओपिनियन को अडेप्ट कर सकता है, उसको ले सकता है, वहाँ से लेके वो करने की कोशिश की जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के और बहुत अच्छा हो, अगर वो सबके हित में हो। और ये पॉसिबल होता है पॉलिटिकल डेलिबरेशन से। अगर आप ये कहिए कि हम बात ही नहीं करेंगे, हम तो आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, हमको यही चाहिए और हम यही लिए बिना नहीं मानेंगे, तो इस तरह से पॉलिटिक्स में बातें नहीं हो पाती हैं, काम नहीं निकल पाता है। बात का रास्ता, बातचीत का रास्ता हमेशा, डेलिबरेशंस का रास्ता हमेशा ओपन होना चाहिए। दूसरी चीज, स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अकोमोडेशन। कई बार ऐसा होता है, देखिए कोई भी प्रोविजन ऐसा नहीं हो सकता है कि वो हर एक के हित में हो। ऐसी बहुत कम चीजें आपको मिलेंगी जो जिससे सभी खुश हों। कुछ वर्ग खुश होंगे, कुछ वर्ग नाराज हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे गिव एंड टेक चलता है कि अगर आपने हमारी एक बात मानी तो हम भी आपकी एक बात मानने को तैयार हैं। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज अकोमोडेशन। इस तरह से सारी चीज़ों को अकोमोडेट किया जाता है, और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक अचीवमेंट है जिसको कहा जाए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये अकोमोडेशन पॉसिबल हो पाया है। इसीलिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को एक बहुत बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, बिकॉज despite of so many diversities, the Constitution has by and large did good for most of us. ओके, सो इसलिए हम ये नहीं कह, और ये पॉसिबल इसीलिए हो पाया बिकॉज देयर वाज अ स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अकोमोडेशन। अब देखिए, अच्छाई हम लोग ने बहुत बात कर ली, अब देखते हैं क्रिटिसिज्म। तो बेसिकली क्रिटिसिज्म 3 इश्यूज पे है। पहले तो ये कि अनविल्डी, बहुत लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये देश, ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। और लेकिन उसका ये भी एक रीज़न है, ये बड़ा इसलिए है क्योंकि जितने ज़्यादा वर्ग हैं, जितने ज़्यादा, उतने ज़्यादा इश्यूज हैं। हर एक लूप होल को सॉल्व करने में भी वो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा हो गया। तो बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बात सही है, लेकिन अगर कोई चीज़ बहुत डिटेल में लिखी हुई है तो दिस इज गुड इन द लॉन्ग रन। ओके, यही सोचकर शायद कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस बात की चिंता नहीं की कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अनविल्डी हो रहा है। उसके बाद अनरिप्रेजेंटेटिव कई बार कहा जाता है कि ये जो लोग हैं, बहुत से वर्ग हैं जो ये कहते हैं कि ये अनरिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारी बातों को नहीं रखता है। तो ये क्रिटिसिज्म तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई हमेशा ही लगाएगा। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का ऐसा नहीं हो सकता है जो कि टोटली जिसको सब लोग ही मानने को तैयार हों। कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो कि उस कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ कुछ बातों को, लेकिन किसी को भी कॉन्स्टिट्यूशन एज अ होल से कोई शिकायत नहीं है। किसी को किसी प्रोविजन से शिकायत है, किसी को किसी प्रोविजन से शिकायत है, लेकिन बाय एंड लार्ज सभी उस कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ओके, उसके बाद तीसरी चीज़ कही जाती है एलियन। एलियन इसलिए कही जाती है, अब इसको कनेक्ट करिए, जब मैंने एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था आप लोगों को इसके प्रीवियस वीडियो में, सेकंड पार्ट में, बहुत से प्रोविजंस जो हैं वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, यूएस से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं, ओके, फ्रांस से लिए गए हैं। तो जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन तो एलियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तो सब जगह की खिचड़ी है, उठा के सब जगह बैग ऑफ बोरोइंग्स भी इसको कहा जाता है, दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरोइंग्स। अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो मतलब समझ लीजिएगा यही है कि डिफरेंट जगह से इतनी इतनी चीज़ें ली गई हैं कि इसमें इंडियन बहुत कम है, तो आपका ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत कम है। अब इसका जवाब ये है कि ओरिजिनल तो अगर आप देखने चलिए तो दुनिया में बहुत ही ऐसी कम चीज़ें मिलेंगी जो इन्वेंट हुई हैं। सब चीज़ें डिस्कवर ही हुई होती हैं। अब आपको इन्वेंशन और डिस्कवरी में तो फ़र्क पता ही होगा। तो डिस्कवरी इज समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट बट यू हैव डिस्कवर्ड इट अगेन। ओके, तो ये चीज़ है कि, लेकिन ये ब्रिटेन से जो भी लिया गया या यूएस से जो भी लिया गया, जहाँ के भी कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी लिया गया है, उसको इंडियन कंडीशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया गया है।
वो सारी चीज़ें जब आप लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लिया है, लेकिन वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमारे हिसाब से उसको चेंज किया गया है। हमारे यहाँ कोई हाउस ऑफ लॉर्ड्स नहीं है, हमारे यहाँ राज्यसभा है, जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का जो फॉर्मूला है वो भी डिफरेंट है फ्रॉम द ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ओके, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो ली तो गई हैं, तो हम उसको इंस्पायर्ड कहेंगे, हम उसको कॉपीड नहीं कहेंगे। ओके, तो मेनली ये क्रिटिसिज्म है। अब ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अमेंडमेंट प्रोसीजर समझाऊंगी आपको। तो फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से जो आपका कंटेंट है वो इतना ही है, जितना मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, बस इतना ही आपको पढ़ना है उस चैप्टर से, फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट जो है वो अमेंडमेंट प्रोसीजर, उस पे वो वीडियो होगा। Okay, so thank you for watching the video and keep giving me your feedback. Thank you.